Implication of visual impairment. टॉपिक लिखा हुआ नवशिखर, फोटोग्राफ सामने आ रही है। नवशिखर है शायद मेरे ख्याल से चैनल का नाम। नमस्कार, वेलकम टू RCI's नवशिखर चैनल। आप सभी का RCI के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है इम्प्लीकेशंस इन विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन ऑफ इवैल्यूएशन प्यूपिल्स अचीवमेंट इन वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। टू माय लेफ्ट is Mr. A.K. Mittal, who is retired regional director of NIVH Chennai and is currently president of AICD, and he is also the chairperson of Education Committee Asian Blind Union. And to my extreme left is Dr. Sushma Sharma, who is Dean Faculty of Education, Kurukshetra University. ये हमारे एक्सपर्ट आज के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी इस रिगार्ड में उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 26511609। आइए हम अपने डिस्कशन को अपने एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम। मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। तो जैसे हमें पता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन जो होते हैं उन दृष्टिबाधित बच्चे कहा जाता है उनको, और उनका डिपेंड करता है कि वो टोटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं या पार्शली विजन लॉस भी हो सकता है। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका इवैल्यूएशन, असेसमेंट और जो भी उनका डायग्नोसिस होता है वो वेरी करता है। तो आज आप हमें बताएंगे कि इवैल्यूएशन जो हम करते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के लिए। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज द टर्म इवैल्यूएशन मीन? थैंक यू। जैसा कि आज का टॉपिक है इम्प्लीकेशंस ऑफ विजन इम्पेयरमेंट इन इवैल्यूएशन ऑफ पीपल्स इन अचीवमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स, सो वी विल ट्राई कि हम अपने इवैल्यूएशन के जो इस टॉपिक को स्कूल सब्जेक्ट्स तक ही सीमित रखें और हम उसकी बात करेंगे विद रेफरेंस टू स्टूडेंट्स विद विजन इम्पेयरमेंट। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा इवैल्यूएशन क्या होता है, ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि इवैल्यूएशन है क्या, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। इवैल्यूएशन हैज़ ओनली वन बेसिक गोल, द डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग, बट बेसिकली it has been said that it actually has three roles, not only one role. What are these three roles? First is appraisal of the outcomes of student learning in all of their ramification is one role, and second is for determining the value of the curriculum, and third is to judge the merits of all the administrative and managerial arrangements and practices. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला तो हो गया कि जो स्टूडेंट्स का जो अचीवमेंट है उसमें इवैल्यूएशन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। दूसरा ये है कि जो हमने करिकुलम बनाया उसमें हमारे इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा जो करिकुलम है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। जो थर्ड रोल है वो है कि जो हमारा जो विद्यालय है या जो हमारे प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल हैं उनमें वो कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, वो अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मित्तल साहब, जैसा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके इनपुट से वी विल हैव मोर क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। जैसे फर्स्ट तो हो गया अचीवमेंट से रिलेटेड सर, एंड जो थर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल अरेंजमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस, उसमें इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर शर्मा, आप बिल्कुल सही डिलीनिएट कर रही हैं रोल्स ऑफ इवैल्यूएशन को। आई थिंक तीनों एरियाज में स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम एस्पेक्ट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तीनों ही लेवल्स पर इवैल्यूएशन का बहुत इम्पॉर्टेंस है। हम यहाँ जो पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के सामने, जो डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड होगा हमारे लिए, हम ये समझना चाहते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित बच्चे चाहे टोटली ब्लाइंड हो चाहे पार्शल विजन लॉस हो, जब वो कोई स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके लर्निंग आउटकम्स को हम इवैल्यूएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और इस बात पर हम विस्तार से विचार इस परिचर्चा में करेंगे जो आपके किसी न किसी रूप में इन तीनों तरह के इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं कवर होता है।
मित्तल साहब, इसी संदर्भ में जैसा कि कहा जाता है कि इवैल्यूएशन से मिलते जुलते काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको कि हमें समझ लेना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि हम बात करें कि जो स्कूल सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन में कहाँ कहाँ हमें एडजस्टमेंट चाहिए होंगे, अगर कोई बच्चा टोटली ब्लाइंड है या पार्शली साइटेड है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ भ्रांतियां भी ऐसी फैली हुई हैं कि इवैल्यूएशन का अर्थ शायद केवल एक बार जो एग्जामिनेशन हो जाता है बोर्ड का या फाइनल एग्जामिनेशन है, बस वही इवैल्यूएशन हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले शायद इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको समझना हम सबके लिए आवश्यक होगा, उपयोगी होगा। सो मित्तल साहब, फिर जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, जैसा कि टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो अब हम बात करते हैं कि टेस्टिंग एक्चुअली क्या होती है। वी विल गो वन बाय वन, जिससे कि हम इवैल्यूएशन को अच्छी तरह से समझ लें और फिर हम विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज और विजन इम्पेयरमेंट हम बात करेंगे। टेस्टिंग, वी ऑल आर प्रेटी अवेयर, it is most restricted, which is known as a systematic procedure for observing behavior and describing it with the aid of numerical scales or fixed categories. Or testing, it has been said that it involves the use of standardized or teacher-made tests to measure a student's level of performance in a specific area. Basically, tests are of shorter duration and tests serve purposes as screening and classifying subjects एंड डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि स्लाइड से भी क्लियर हो रहा है कि जो टेस्टिंग है वो बहुत लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड है। और जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो तुरंत हमें टेस्ट के लिए बोल जाता है कि पहले, इससे पहले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, गो एंड गेट दीज टेस्ट डन। आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो टेस्ट करेगा, उसके रिजल्ट्स लेके आइएगा, उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इसी संदर्भ में थोड़ी इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों ही तरह के टेस्ट जो आपने अभी इंडिकेट किए हैं, चाहे टीचर मेड हो चाहे स्टैंडर्ड टेस्ट हों, उन दोनों का ही बहुत रेलेवेंस है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ये बच्चे टेस्ट ले सकते हैं। एट दिस स्टेज हम ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कि भले ही स्टैंडर्ड टेस्ट्स कई बार विजन ओरिएंटेड होते हैं, परंतु हमारे जो टीचर्स हैं वो केवल यह सोच के चुप ना बैठें कि ये तो विजुअल कंपोनेंट बहुत है इस स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो हम इन बच्चों पर कैसे यूज़ करें, उसको भी एडमिनिस्टर करने की कोशिश की जाए। और टीचर मेड टेस्ट तो निश्चय ही टीचर मेड होते हैं, उनको तो अवश्य ही ज़रूर ही विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। मित्तल साहब, फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं। टेस्टिंग से मिलता जुलता ही टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है एग्जामिनेशन, विच इज़ वेरी कॉमन। एग्जामिनेशन फोबिया आज के समय में बहुत, इस समय बच्चों को चल रहा है बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम है। एग्जामिनेशन आर हेल्ड एट द एंड ऑफ ए टर्म और स्कूल ईयर for the purpose of grading or certifying students for educational or vocational placement. जब पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट ग्रेड मिल जाता है, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास करने के आधार पर ही उनका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। द पर्पज बेसिकली ऑफ एग्जामिनेशन इज टू डिटरमाइन एज हाउ मच स्टूडेंट्स हैव अचीव ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टर्म। सेमेस्टर एंड में एंड ऑफ टर्म हो जाते हैं, कई क्वार्टरली होते हैं, कई जगह फाइनल एंड ऑफ ईयर में। तो एग्जामिनेशन एक अपने तरह का, उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ प्लेस किया जाएगा, उसको वो ही इज़ फिट फॉर गिविंग नेक्स्ट ग्रेड और ही हैज़ टू कंटिन्यू विद द सेम ग्रेड। और वोकेशनल प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्रेंस टेस्ट जो है, एग्जामिनेशन वगैरह देने पड़ जाते हैं। ठीक है मित्तल साहब, कुछ इस पर बात बताना। तो इसमें जो हमारा एजुकेशन, इंटायर एजुकेशन सिस्टम है, वो अनफॉर्चुनेटली पूरा लोडेड है इन फेवर ऑफ द एग्जामिनेशन एजुकेशन में और फिर एंट्रेंस इनटू अ प्रोफेशन और अ वोकेशन। तो एग्जामिनेशन किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्या उसमें अडेप्टेशन या क्या उसमें एडिशन कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे इन ड्यू कोर्स। तो टेस्ट के बाद एग्जामिनेशन से नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ मेजरमेंट। ये सब टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली कई बार यूज होती है। मतलब ये जो हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे अभी तक हमने बात की टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, और अब हम जैसे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, इन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और जैसे जो हमारे नॉर्मल बच्चे भी होते हैं उनके सबके रिस्पेक्ट में, मतलब जनरलाइजेशन में हम उन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। बल्कि हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि इवैल्यूएशन जो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सब एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन एट्सेट्रा, वो सभी
विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों पर भी उतने ही लागू होते हैं, उतना ही उनको भी इम्पोर्टेंस है जितने कि जो आपने कहा नॉर्मल जो हम कहते हैं साइटेड बच्चों के लिए। जी, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं सर, इसको आगे बढ़ाते हैं। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स मेजरिंग, दैट इज काउंटिंग, एन्यूमरेटिंग, ऑर्डरिंग और कैटेगराइजिंग. So any quantitative descriptions of performance, usually expressed as a numerical value or a categorical score, regardless of the instrument employed for measuring. For example, students' performance 75% or B grade, or the use of a test, an essay, a quiz, a rating scale, a checklist, or an observation schedule to collect data on a specific performance is referred as a measurement. जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, जो स्लाइड्स हम इस तरह से प्रेजेंट जो कर रहे हैं, टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट, बिकॉज टेस्ट के आधार पर भी आपने स्कोर दिए, तो ऑब्वियसली टेस्टिंग को हम मेजरमेंट के रूप में हम मान सकते हैं और इट इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट. क्योंकि अगर हमें मेजरमेंट्स के थ्रू स्कोर्स मिल रहे हैं, अगर हम इस तरह से क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो मेजरमेंट का एक हमारा टूल हो जाएगा कि हम वो टेस्ट एडमिनिस्टर करें जिसके आधार पर जो स्कोर्स आएंगे उससे हम परफॉर्मेंस को इन क्वांटिफाइबल टर्म्स मेजर कर सकेंगे. सर, जैसे आपने बताया कि मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, तो हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन? यू आर वेरी राइट. मेजरमेंट जो इवैल्यूएशन है वो ब्रॉडर है, जिसमें मेजरमेंट इंक्लूडेड है, एंड इवैल्यूएशन में क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी आ जाता है, वैल्यू जजमेंट भी आ जाता है, जैसे कि मैंने बिगिनिंग की डेफिनेशन में बताया, टू वैल्यू समथिंग, बिकॉज इवैल्यूएशन यानी वैल्यू इज ऑलरेडी देयर. सो I believe we will be taking this concept at length, and so before that I think it's something which is very important, which is implied in our evaluation is assessment. So let us, because at times people are using assessment and evaluation, जी, so interchangeably भी use करते हैं, जैसे internal assessment simultaneously use होती हैं. So इसलिए थोड़ा सा इन टर्मिनोलॉजी को समझ के फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएंगी. Assessment includes both quantitative, as I was mentioning, measurement, descriptions, and qualitative description of performance, which is non-measurement, that is anecdotal records of behavior of performance. So it means assessment जो है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. इसी वजह से असेसमेंट और इवैल्यूएशन को कई बार एंड इवैल्यूएशन करते हैं, और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और ऑब्लिक इवैल्यूएशन, यानी इंटरचेंजेबली इसको हम यूज कर सकते हैं. मैम, जैसे अगर हम केसेस लेते हैं, मान लीजिए एक प्रोफेशनल या थेरेपिस्ट कोई केस ले रहा है और उससे पूछा जाता है कि आपने इवैल्यूएशन या असेसमेंट कर ली है, तो अगर जो केस ले रहा है तो केस के विद रिस्पेक्ट टू दैट केस व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट में हम क्वांटिटेटिव टेस्ट के आधार पर हमने उसको असेस किया जी, एंड जो उसका थेरेपिस्ट का जो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जब वो उसको वैल्यू जजमेंट कर देता है तो वो फर्दर इवैल्यूएशन है. यानी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर टर्म. मींस इनिशियली जो है वो असेसमेंट होता है, यस, देन मूविंग फर्दर वी गो टू इवैल्यूएशन पार्ट. बट एट टाइम्स पीपल आर यूजिंग एज इंटरचेंजेबली आल्सो. आई वांट टू वार्न यू, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट जब हम बात करते हैं, हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी कई बार उसको कहते हैं, लेकिन आई बिलीव दैट इवैल्यूएशन में असेसमेंट इम्प्लाइड है. इवैल्यूएशन में असेसमेंट के आधार पर ही हम इवैल्यूएट करते हैं. मतलब इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें, जिसमें टेस्टिंग, एग्जामिनेशन और असेसमेंट की हम बात करते हैं, वो इवैल्यूएशन में इंक्लूडेड होता है. मित्तल साहब, आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, इवैल्यूएशन तो जैसे आप कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ब्रॉड और जेनरिक कॉन्सेप्ट है. अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो फिर हम इन कंपोनेंट्स पे आते हैं, जो जिसमें हम बात करते हैं टेस्टिंग की, मेजरमेंट की, एग्जामिनेशन की. ये तरह तरह के, या तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, या तो इवैल्यूएशन के फॉर्म्स हो सकते हैं, या डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन के बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं, जिसके रिजल्टेंट, जिसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आप टोटल इवैल्यूएशन पर अराइव करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने किसी का बिहेवियर असेस किया क्वांटिफाइबल टर्म्स में, मेजरमेंट के थ्रू, और फाइनली जब आप किसी जजमेंट पर आए उस बिहेवियर के लिए, वो आपका फाइनल इवैल्यूएशन के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में आपके सामने आ सकता है. Would you agree with this? Yes, sir, absolutely. I agree with you, and I think next slide is going to cover the same concept which you have been talking. तो अगर आप कहें तो उसके बारे में बात कर लेते हैं.
Evaluation has broader perspectives than measurement or assessment. Next point in evaluation is usually oriented towards using the assessment information, means assessment is involved, information to help make decisions on issues related to the person being assessed. Evaluation as the process of determining to what extent the education objectives are actually being realized. Evaluation has been considered as the systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives. Evaluation includes the making of broadly based appraisals or value judgments concerning the desirability of the assessment results, in addition to the quantitative and qualitative descriptions of performance. I think the last point absolutely clears how the evaluation is different from assessment and measurement. Means this definition further includes what we have discussed. हमने पिछले अभी तक जितना डिस्कस किया, जितने कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, वो सब इसमें इंक्लूडेड हो जाता है कि इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स हम लेते हैं, और जिसमें सारे असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, ये रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं. जी हाँ. May I come in here and state कि हमारे व्यूअर्स ये बहुत सारे टर्म्स अगर देख रहे हैं, टेस्टिंग, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, अगर उन्हें कंफ्यूजिंग से लगते हैं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं ये सबमिट करना चाहूँगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये हाईलाइट करना है कि इवैल्यूएशन केवल एक वन टाइम, वन ऑफ एक्सरसाइज नहीं है. ऐसा नहीं है कि केवल जो कई बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है वो एग्जामिनेशन साथ शुरू होता है, एग्जामिनेशन साथ ख़त्म हो जाता है. हम इन 4-5 कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखकर ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जैसा आपने कहा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, और ये सारे जो असेसमेंट, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन ये भी आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, और इन सब की बेसिस पर हम फाइनल इवैल्यूएशन के रूप में क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव जजमेंट, बिहेवियर या परफॉर्मेंस के बारे में सामने रख पाते हैं. सर, जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी या मतलब कह लीजिए कि कंफर्म करना चाहूँगी. जैसे हम वी टॉक अबाउट वेरी फ्रिक्वेंटली अबाउट द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड. तो जैसे हम बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं, उसमें पहले हमने बच्चे का असेसमेंट करा, फिर हम जैसे देखते हैं कि हमारे को जैसे बेसिक एमआर जो हम यूज़ भी करते हैं उनमें दिया होता है फर्स्ट टर्म इवैल्यूएशन, सेकंड टर्म इवैल्यूएशन, थर्ड टर्म इवैल्यूएशन. इसका मतलब यही कि हम टाइम टू टाइम बच्चे का इवैल्यूएशन करते रहते हैं असेसमेंट के बाद, फाइनली मतलब देखने के लिए कि बच्चे में क्या करंट लेवल है और कितना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. सिर्फ ये क्लैरिफाई आप करने के लिए आपकी बात कि हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो इवैल्यूएशन करते हैं वो तीनों टर्म्स का मिलाकर भी जो हमारे पास गेस्टॉल्ट व्यू, गेस्टॉल्ट पिक्चर, टोटलिटी जो सामने आती है वो हमारा अल्टीमेट इवैल्यूएशन है, जिसके लिए फर्स्ट टर्म में हमने असेसमेंट किया, उसके बेसिस पर क्वांटिफाइबल टर्म्स में स्कोर्स के रूप में उसको मेजर किया, एग्जामिनेशंस लिए, और फिर फाइनली हमारे पास जो आउटकम आया वो हमारा अल्टीमेट इवैल्यूएशन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में सामने आया. मित्तल साहब, मैं शायद जो अचीवमेंट के संदर्भ में तो क्यूमुलेटिव हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, है ना. लेकिन जब जैसे इन्होंने बोला कि बिहेवियर असेसमेंट जब हम करते हैं कि किसी बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर है, तो फर्स्ट टर्म में कितना था, सेकंड टर्म में कितना था, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कौन कौन से एंटीसीडेंट्स हैं जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है. तो उसमें मेरे को लगता है जो इवैल्यूएशन जो आपने बात की थी वही इवैल्यूएशन है कि वी आर इवैल्यूएटिंग कि वो ही इज इम्प्रूविंग और ही इज प्रॉब्लम इज कंटिन्यूइंग और is increasing. So in that case the therapist or psychologist or educator will take decide कि किस क्या डिसाइड करना है बच्चे के साथ, किस तरह से हमने उसको हैंडल करना है जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं वो रिड्यूस हो जाए, एंड और द प्रॉब्लम बिहेवियर शुड बी रिप्लेस्ड बाय most appropriate behaviors. Is that you mean? Absolutely, yes. Absolutely. Just to complement what Dr. Sushma is saying, and in response to what you had asked, is that first behavioral terms में भी first term, second term, third term का evaluation ये है कि it also points to the fact that evaluation is a continuing process. ये नहीं है कि first term में अगर हमने देख लिया कि problems reduce हो गई हैं तो that doesn't mean कि second term में और further reduce होती जाएंगी. It has to be systematically and continually sustained. That means it is very much ongoing process. It is an ongoing process which you will probably talk of That's right. at some length also. Shall we proceed further, sir? So
चूँकि इवैल्यूएशन पे मेन टॉपिक है तो इवैल्यूएशन की थोड़ी सी डेफिनेशंस भी, टेक्निकल डेफिनेशंस देख लेते हैं. इवैल्यूएशन इज अ रिलेटिवली न्यू टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस्ड टू डेजिग्नेट ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट that is implied in conventional test and examination. Evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on change in the behavior of all students as they progress through school. And the next slide, which if you ask me, then I can differentiate because this we have been repeatedly talking about. कि measurement evaluation में क्या अंतर होता है? Difference between measurement and evaluation. Measurement is the process of assigning symbols to dimensions of phenomena in order to characterize the status of a phenomena as precisely as possible. Or evaluation is the assignment of symbols to phenomena in order to characterize the worth or value of a phenomenon, usually with reference to some social, cultural or scientific standard. So it is with reference to something in which the expert's own decision in terms of डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ और हाउ लॉन्ग ही हैज एक्सपीरियंस, वो भी उसमें वैल्यू में उसका उसकी सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है. रेफरेंस टू सम सेट स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं. बिल्कुल, सेट स्टैंडर्ड्स एंड उसका अपने एक्सपीरियंस बेस भी दैट कैन आल्सो प्ले ए रोल. क्यों मित्तल साहब, आप क्या कहें? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि ये ज़रा डेफिनेशन है जो केवल थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए बताई गई है. इसके बहुत से पार्ट्स हम अर्लियर डिस्कशन में भी कवर करते रहे हैं. केवल आपके सामने, क्योंकि इवैल्यूएशन हमारे एक टॉपिक का एक स्पेसिफिक टर्म भी है, तो इसलिए इवैल्यूएशन को क्लियरली डिफाइन करने की इस स्लाइड के थ्रू कोशिश की गई थी. मैम, जैसे अभी तक हमने बात करी डिफरेंट टर्म्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, उसमें हमने ये भी देखा कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे इवैल्यूएशन से कैसे डिफर करते हैं और उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, और कितना मतलब इवैल्यूएशन से डिफरेंस है और किस तरह से हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं और क्या क्या टर्म्स उसमें इंक्लूडेड होती हैं. तो जैसे हमने बात करी थी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो उसका थोड़ा और बताएंगे आप? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या अंतर है जी, और व्हाट डिसीजंस वी मेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. इफ यू रिमेंबर, आई वाज मेंशनिंग कि कई बार असेसमेंट इवैल्यूएशन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और अदरवाइज हम मानते हैं कि इवैल्यूएशन जो है उसमें असेसमेंट इन्वॉल्व होता है. जी, तो डिसीजंस कौन से ले सकते हैं बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन? द फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन. वी कैन स्क्रीन आउट बेस्ड ऑन असेसमेंट कि किस कैटेगरी में पर्सन फॉल करता है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं द पर्सन इज हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी और व्हाटएवर इट इज. देन क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट डिसीजंस. थर्ड इज अ डिसीजन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. उसके लिए कैसी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करनी है, उसके डिसीजन में असेसमेंट इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन. एंड फिफ्थ इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इफेक्टिवनेस. सर, ये सिल्विया एंड येसेलडाइक ने बड़े एम्फेटिकली मेंशन किया हुआ है कि इवैल्यूएशन का पर्पस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस देखने के लिए भी किया जाता है. जैसे कि जब हम कई बार कहते हैं कि करिकुलम के 3 कोरिलेट्स हैं, learning objectives which is the first, and then we decide what kind of curriculum we will have based on the curriculum learning objectives, and then whether the curriculum has achieved goals for that, तो उसके लिए हम इवैल्यूएशन लास्ट में होता है. तो इवैल्यूएशन को जिस तरह से बात किया था, केवल स्टूडेंट्स अचीवमेंट के साथ साथ जो करिकुलम हमने बच्चे के लिए, क्योंकि डिसेबिलिटी वाले बच्चों के संदर्भ में, सीवियर डिसेबिलिटी के बच्चों के संदर्भ में हम उनका नीड बेस्ड करिकुलम बनाते हैं, तो वो करिकुलम उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सर उसके लिए भी जो इवैल्यूएशन यूज़ करते हैं उसके संदर्भ में येसेलडाइक ने काफ़ी एम्फेटिकली मेंशन किया हुआ है. तो जैसे आपने बताया कि हम बच्चे के जो भी हमने इवैल्यूएशन किया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चे के लिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम बनाते हैं, और करिकुलम बनाने के बाद जब हम उसको फॉलो करते हैं टाइम टू टाइम, हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो पूरे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर अचीव नहीं हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, ये सब कुछ हम फाइंड आउट करते हैं. और ये सारा हमारा जो भी टर्म इवैल्यूएशन में हमारा इंक्लूड होता है, ये जो अभी तक हम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. सून जॉइन अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Our vision at the Rehabilitation Council of India
is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. Welcome back to our session where we're discussing about the visual impairment children's evaluation procedure. और अभी तक हमने ब्रेक में जाने से पहले देखा था कि कैसे जो इसके डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं इवैल्यूएशन में इंक्लूडेड होते हैं, और विद एग्जांपल्स हमने देखा कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कैसे उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम बनाते हैं. और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और इसका आगे देखते हैं कि इवैल्यूएशन में और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और वो कैसे डिफर करती हैं. थैंक यू. सो लेट अस कंटिन्यू. इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, कई बार एग्जामिनेशन फोबिया बहुत रहता है, आज का समय भी सीजन भी वही चल रहा है, तो देख लेते हैं इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन से कैसे डिफर करता है. Evaluation is a broad program than examination, which is very much clear by this time, I believe. In evaluation, cognitive, affective and psychomotor learning outcomes are measured, while in examination, achievement, attitudes, interest and skills are measured. Evaluation improves the instructional procedure, and evaluation has a feedback function. Examination may not have, but evaluation has a feedback function. Evaluation of an education program and evaluation in an education program, which is very important. So now the question arises, सर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन में अंतर है. जैसा कि अभी जैसे स्लाइड क्लियरली मेंशन करती है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो कॉग्निटिव अचीवमेंट को, साइंस में, मैथ्स में अचीवमेंट को मेजर कर रहा है, जबकि हमारा इवैल्यूएशन है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसके हिसाब से जो तीनों के डायमेंशंस को मेजर करता है, तो दैट इज व्हाट नोन एज इवैल्यूएशन. तो सर I think very important concepts emerging here with reference to these two terms, examination and evaluation. And I would particularly like to zero in on what Dr. Sushma has said, that the specific advantage or a specific benefit of evaluation which we should look at and which our teachers should be particularly interested in is that evaluation provides feedback, which unfortunately in the present system of education, examination does not necessarily do that. At best, what examination does, it gives us the numerical scores in terms of marks secured. Now that in the present context is really not a true index or a true mirror of the actual performance. So the feedback that is related to, that is integrated to evaluation,
is very significant, and it has even greater significance when we talk of it to children with any kind of impairment, especially visual impairment, which is that feedback not just in terms of numerical scores in terms of marks, etc., but overall feedback, so that necessary improvement can be effected by the learner, and then that improvement again is assessed and evaluated and feedback provided back again. मतलब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाह रही थी कि ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, इवैल्यूएशंस नहीं होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। बच्चे अपने कंप्यूटर में बैठ के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देते हैं, और अगर उसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम है तो वो आंसर दे के आंसर भी बता देता है कि टोटल मार्क्स कितने अचीव किए हैं। वहीं इवैल्यूएशन में क्या है, ह्यूमन बीइंग इज रिक्वायर्ड, जो फीडबैक देगा कि आपने बहुत अच्छा किया एंड यू कैन डू बेटर देन दिस एंड यू हैव डन वेरी वेल। तो आई बिलीव कि ये बहुत क्लियर कट है कि एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इवैल्यूएशन में एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट इज इन्वॉल्व, बट इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर, वैल्यू जजमेंट है जिसमें ह्यूमन बीइंग इज इन्वॉल्व। कई बार हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर टीचर की जगह ले सकता है कि नहीं ले सकता है। कंप्यूटर की तरह से वो कॉग्निटिव नॉलेज तो दे सकता है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग की तरह से उसमें वैल्यूज नहीं दे सकता है। तो इवैल्यूएशन इज गोइंग टू बी डन बाय human being only, and that is very important. That is very important, and that is why you had said that the evaluation has two basic aspects. You had said cognitive, which is of course covered partly in examination too, but that other two, which is affective and psychomotor. Psychomotor partly related to skills too, but affective part relating to attitudes, relating to the judgment, value judgment of an individual. That is very relevant in the present situation, which as you said, online test. To me, these are basically tests, not so much examinations, but whatever. These days we talk of online examinations also. There, that kind of affective component gets missing at times. That means different parameters are considered under the term examination and the evaluation. Absolutely. That is what we are trying to highlight all along this conversation, that there are different parameters, there are different benchmarks which we have to view while talking of different terms, but ultimately the final outcome has to be systematic, balanced, representative evaluation. जी, जैसे कि मतलब बताया सर ने कि इवैल्यूएशन में हमारा बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि जो इसके पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी ब्रॉडर टर्म उसमें इंक्लूडेड की जाती है, सेट स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में होते हैं। तो कई बार जैसे मित्तल सब लोग कहते हैं कि टेक होम एग्जाम्स, जैसे बाहर के देशों में टेक होम एग्जाम्स हो जाते हैं। टेक होम इवैल्यूएशन नहीं है, टेक होम एग्जाम्स है। आप कॉग्निटिव जो पार्ट है वो आप अटेंड कर सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली द इवैल्यूएशन विच हैज़ टू बी डन बाय द टीचर हु इज टेकिंग दैट कोर्स इटसेल्फ। तो अब प्रश्न उठता है कि फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? Yes, before we come to that, I would just like to, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात रेज की कि वेस्टर्न कंट्रीज में टेक होम एग्जामिनेशन होते हैं। सिमिलरली आजकल इंडिया में भी होने लगे टेक होम एग्जामिनेशन मिलते जुलते, वो भी एग्जामिनेशन है। दैट इज ऑल्सो नॉट इवैल्यूएशन। व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज ओपन बुक एग्जामिनेशन। नाउ देयर अगेन इंडिविजुअल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो असेस हो रही हैं, बट इन द रियल सेंस उसका टोटल इवैल्यूएशन टोटलिटी में ना तो टेक होम एग्जामिनेशन से हो पा रहा है और ना ही ओपन बुक एग्जामिनेशन से उसके सामने आ पा रहा है। अगर आप एग्री करें तो इवैल्यूएशन के कुछ फंक्शंस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लिया जाए। मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर्स को अब तक क्लैरिटी काफ़ी हो गई होगी कि जो डिफरेंट टर्म्स हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं उनमें क्या अंतर है और किस तरह से इवैल्यूएशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज और सभी चीज़ें इवैल्यूएशन में ऑलरेडी इम्प्लाइड हैं। तो जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन के, तो बेसिकली 5 फंक्शंस बताए गए हैं इवैल्यूएशन के। फर्स्ट है डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई वीकनेसेस, limitations in learning. Second है prediction. The evaluation helps us discover potential abilities and aptitude. Then selection. Evaluation helps us in selecting suitable persons for a particular course. Evaluation helps us in grading to help rank order the learners of a given group. एंड इवैल्यूएशन के आधार पर हम गाइडेंस दे सकते हैं, हेल्प लर्नर्स टू नो देयर पेस। उनको हम गाइड कर सकते हैं कि वो उनमें कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं, उसके हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं या कम अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो सब हम उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो सर ये 5 फंक्शंस इवैल्यूएशन के बताए गए हैं। मेरे ख्याल से ये पांचों ही जो आपने बताए हैं, जो लिटरेचर में भी अवेलेबल होते हैं, पांचों ही अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं व्यूअर्स के लिए जो हमारे स्टूडेंट टीचर्स हैं या टीचर्स भी हैं,
ये नहीं कह रहा कि ये पांचों में से कोई कम या ज़्यादा है, परंतु फिर भी इनमें से 3 फंक्शंस पर स्पेशली उनका अटेंशन इनवाइट करना चाहता हूँ। जब हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं या स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करते हैं, पहली बात जो उन्होंने कही, डायग्नोसिस। जब भी हम किसी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे से को कम अक्रॉस करते हैं तो उसकी, वैसे तो सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे केस पे ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, उसको डायग्नोस करें। दूसरी बात जो जिसको हम हाईलाइट आपसे करवाना चाहते हैं वो पोटेंशियल। कई बार ये मान लिया जाता है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे में पोटेंशियल नहीं है तो उसको क्या असेस हम करेंगे, या कई बार विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की पोटेंशियल के बारे में बहुत से सुपरस्टिशंस होते हैं कि उसमें म्यूजिकल पोटेंशियल बहुत है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सही मानों में पोटेंशियल उसका इवेल्युएट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और फाइनली गाइडेंस, सिलेक्शन वगैरह तो है ही, फाइनली जो इसके बेसिस पर जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है कि बच्चों को क्या गाइडेंस टीचर प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो एजुकेशनल गाइडेंस हो, चाहे वो वोकेशनल गाइडेंस हो, चाहे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी तरह की काउंसलिंग हो, वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डिस्कशन। और इसमें अगर हम कहें तो जैसे ये सर ने बताया कि 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो अगर हम इनको सीक्वेंसिंग में लें कि अगर हम बच्चे का इवैल्यूएशन किया, असेसमेंट किया और फिर ब्रॉडर टर्म में लें इवैल्यूएशन किया, तो उसके बाद ही हम डायग्नोसिस करते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस किया तभी हमें पता चला कि बच्चे में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पोटेंशियल एबिलिटीज़ हैं, और इन्हीं सब के फाइंड आउट करने के बाद ही हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं बच्चे को और उनके पेरेंट्स को। एब्सोल्युटली, ये एक सीक्वेंशियल है, कंकरेंट ज़रा मुश्किल है, बट सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक इसका करने का उसका बेसिक बात है। और उन सब की बेसिस पे प्रॉबली जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन है वो होना चाहिए, जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए फेवरेबल हो सके और उसकी पोटेंशियल पूरी तरह से ब्लॉसम आउट हो सके। जी, जैसे कि अभी तक हमने बात करी है इवैल्यूएशन के बारे में, और हमने देखा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इवैल्यूएशन के। तो मैम जैसे अभी तक हमने बात करी थी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की और डिफरेंसेस देखे कि इवैल्यूएशन के साथ क्या डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। डिफरेंट जैसे डायग्नोसिस हो गया, सिलेक्शन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, गाइडेंस हो गया, प्रिडिक्शन ऑफ पोटेंशियल एबिलिटीज़ हो गया, ये सब डिफरेंट फंक्शंस हो गए। तो अब हम ये पूछना चाहेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन? निश्चित रूप से अब इसके बाद हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की क्या क्लासिफिकेशन है। मित्तल साहब, जैसा कि क्लासिफिकेशन का लिटरेचर बताता है कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कुड बी क्लासिफाइड एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सेकंड इज फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, third is norm referenced and criterion reference assessment, fourth kind is continuous and final assessment, and fifth is internal and external assessment, and there is another one, sixth one, which is process and product assessment. So this is the broad classification of assessment and evaluation. It is depending on the duration or time or kind of test, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो इट्स सेटिंग्स हैं कि फॉर्मल सेटिंग में हम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेटिंग्स में कर रहे हैं। एंड फॉर्मेटिव इट इज़ कंटिन्यूस, जो प्रोसेस में थ्रू आउट जो हम कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव है। एंड समेटिव इज एट द एंड ऑफ। एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करते हैं व्हेन वी नो द चाइल्ड इज लाइकली टू हैव सम प्रॉब्लम, इज सीम्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, एंड देन वी कैन हैव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एंड देन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, ये डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टेस्ट, कई जो टेस्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज, उनके नॉर्म्स बने होते हैं, उसके आधार पर हम जब इवैल्यूएशन करते हैं। और क्राइटेरियन रेफरेंसेस, ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैज़ बीन फिक्स्ड, डिपेंडिंग उस क्राइटेरिया के आधार पर बच्चा कितना कर पा रहा है, उसके आधार पर हम जब इवैल्यूएट करते हैं। कंटिन्यूस एंड फाइनल असेसमेंट तो हमारा एंड ऑफ टर्म का हो गया, और कंटिन्यूस थ्रू आउट। तो आई बिलीव मित्तल साहब, जो फॉर्मेटिव है और समेटिव, उसी को कंटिन्यूस एंड फाइनल बोला गया है, जहाँ तक मैं समझती हूँ लिटरेचर में। कुछ लोग इसको कंटिन्यूस एंड फाइनल असेसमेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको फॉर्मेटिव एंड समेटिव बोलते हैं। आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात हम सबके सामने रखी है। अपने जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके फ्रेंड्स के लिए ये आपको 4-5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन शायद बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगते होंगे,
बट आपके लिए जब आप क्लासरूम में जाएंगे और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये सभी इम्पॉर्टेंट है, पर इमीडिएटली जो आपके सामने आएंगे और जिस पर आपको अपनी तवज्जो, अपना अटेंशन स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना होगा ऑन ए डे टू डे बेसिस, वो है कंटिन्यूइंग इवेल्युएशन culminating in the final component of the process of evaluation. क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब क्लासरूम में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा होता है, कंटिन्यूइंग इवेल्युएशन तो आप करते हैं, स्पेशली जो हमारे टीचर्स इंक्लूसिव सेटिंग में जाएंगे, उनके क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं और 1 या 2 केवल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं। तो कंटिन्यूइंग इवैल्यूएशन तो क्लासरूम में होता है, परंतु उस कंटिन्यूइंग इवैल्यूएशन से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद इसको हम और डिटेल में टेकअप करेंगे। हम यहाँ पर ऐसे आपके सामने प्रेजेंट ये करना चाहते हैं एक बार फिर एम्फेटिकली कि आपका जो भी फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन है, चाहे वो कंटिन्यूइंग है, चाहे वो एंड ऑफ द टर्म इवैल्यूएशन है, चाहे आप फॉर्मेटिव कह लीजिए, चाहे उसको समेटिव कह लीजिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को सभी तरह के इवैल्यूएशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें उतना ही उसको भागीदार बनाएं, उतना ही उसको पार्टिसिपेंट बनाएं जितना कि उसके साइटेड काउंटरपार्ट्स के लिए किया जाता है। मित्तल साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाह रही थी कि जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इवैल्यूएशन या असेसमेंट हम जब बात करते हैं, तो हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो फॉर्मल इवैल्यूएशन प्रोसीजर है, कई बार उसमें फिट नहीं हो पाते, तो हम इनफॉर्मल इवैल्यूएशन के माध्यम से जान सकते हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाउ मच दे नो और हाउ मच दे डू नॉट नो। अदरवाइज हम फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर हम बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे तो कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मुझे याद आता है, एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो अब 5th क्लास में उसने ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन ले लिया है। अप टू 4th वो जनरल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो जो उसका एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन होता था उसका इनफॉर्मल इवैल्यूएशन होता था, क्योंकि वहाँ पे कोई टीचर स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन इंक्लूसिव स्कूल में उसको डाला हुआ था। एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ कि उसको जो रिसोर्स टीचर की फैसिलिटीज़ आई वॉज प्रोवाइडिंग। तो आई बिलीव कि इनफॉर्मल जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है वो उन सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दृष्टिकोण में ठीक रहेगा, क्योंकि उसका पर्पज़ ये है कि टू इवैल्यूएट हाउ मच चाइल्ड हैज़ लर्न फ्रॉम द लास्ट ईयर अप टिल दिस, और इन रिलेशन टू हिज क्लासमेट और पीयर्स वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्या देखिए, आपने बहुत अच्छी बात जो कई बार हम लोगों के सामने डिस्कशंस में रेज करते हैं, जब स्पेशली जब हम जनरल स्कूल टीचर्स के ओरिएंटेशन अरेंज करते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि हमारी क्लास में तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसका तो मैं इनफॉर्मल असेसमेंट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। हम उनसे हर बार ये पूछते हैं कि आपका अगर साइटेड बच्चा हो तो क्या आप उसी तरह से उसका भी इनफॉर्मल असेसमेंट करके छोड़ देंगे? और अगर उसको आप इनफॉर्मल असेसमेंट साइटेड बच्चे के लिए टोटली इफेक्टिव नहीं है या टोटली सक्सेसफुल नहीं है, तो केवल केवल इनफॉर्मल की बात हम कर रहे हैं, केवल इनफॉर्मल असेसमेंट ब्लाइंड बच्चे को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको पूरे पार्टिसिपेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, फुल पार्टिसिपेशन, फुल एक्सेस, वो प्रोवाइड नहीं करता। तो बिना बहुत डिटेल में जाए हुए डॉक्टर शर्मा की बात जो बहुत प्रैक्टिकल है, उसको मेरी रिस्पांस ये है कि अगर साइटेड बच्चों का फॉर्मल असेसमेंट होता है तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्कूल एनवायरनमेंट का ये बहुत बड़ा ड्यूटी बनती है कि उसी तरह की फॉर्मल असेसमेंट की फैसिलिटीज़ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे तक भी एक्सेस कराई जाए। अदरवाइज हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के साथ हो जाता है, जो किसी भी तरह से डिज़ायरेबल नहीं। जैसे सर ने बताया कि डिफरेंट कंडीशंस होती है, एनवायरनमेंट होता है, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम असेसमेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चे को इंक्लूड ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारा था इवैल्यूएशन का पार्ट, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इवैल्यूएशन असेसमेंट का देख रहे थे कि कौन कौन से टाइप के असेसमेंट होते हैं, उसमें एनवायरनमेंट कैसा होता है, सिचुएशंस कैसे होती हैं, और किस तरीके से हम सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं बच्चे को। ये हमारे सेशन में हमारे एक्सपर्ट ने बताया। दिस इज टाइम फॉर अ ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे अपने एक्सपर्ट के साथ रिगार्डिंग विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन कि उनका हम इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स कैसे हैं। और अभी तक हमने अपने ब्रेक में जाने से पहले सेशन में देखा कि इवैल्यूएशन किस तरह की टर्म है और उसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कैसे इंक्लूड होते हैं और हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग टर्म से। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे अभी तक हमने ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी इवैल्यूएशन के बारे में और हमने उसके फंक्शंस और उसमें ये देखा था कौन कौन सी असेसमेंट के टाइप्स इंक्लूडेड हैं, वो अभी तक हमने डिस्कस करे। मैम,
what are the different techniques of evaluation that we can carry out meaningfully with a visual impairment child? ऐसा है कविता, जो टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो इवैल्यूएशन की जो टेक्निक्स को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली वाली है जैसे ओरल, रिटन, एसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन फॉर evaluation of cognitive objectives. And similarly for affective we have got interest inventory, attitude scales, value scales, and similarly for psychomotor objectives we have got performance and practical examination, and observation techniques which are employed for assessing the psychomotor objectives. तो यहाँ पे थोड़ा सा सर इसको हम डिटेल कर लेते हैं कि जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो हमारे तरह तरह के जो टेस्ट हैं जैसे ओरल, रिटन, एसे, ये इसमें कई तरह की टाइप्स होते हैं, जिसमें कि ऐसे टाइप हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया। इसके आधार पर हम कॉग्निटिव नॉलेज को हम अगर टेस्ट करना हो तो उसके लिए ये सभी टेस्ट एम्प्लॉय किए जाते हैं। एंड जो मेन हमारे जब हम अफेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अफेक्टिव के लिए तो हम केवल टेस्ट के बजाय हम एटीट्यूड स्केल्स जो हैं, रेटिंग स्केल्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। वहीं हम अगर जब हम साइकोमोटर की बात करते हैं जो कि एक्टिविटीज़ जिसमें मस्कुलर इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं उसके आधार पर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। मित्तल साहब, आप इस पर कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के संदर्भ में हम अगर थोड़ा सा और ध्यान दे लें तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्या सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये पॉइंट पहले भी रेज़ किया तो उसको भी हमने थोड़ा तब ये टच बन किया था, इसको हम थोड़ा और डिटेल में ले लेते हैं कि इन तीनों ही तरह के प्रोसीजर्स में आपने बताया कॉग्निटिव, आपने बताया अफेक्टिव, आपने बताया साइकोमोटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, इन अगर आप ये तीनों तरह के टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट अंडरटेक कर रहे हैं तो आज के ज़माने में ये पॉसिबल है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का इवैल्यूएशन इन तीनों ही कैटेगरीज में कैरी आउट किया जाना। आप कहेंगे कैसे? तो वो कैसे कि उत्तर का रिस्पांस देने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये इवैल्यूएशन तीनों तरह का कैसे किया जाएगा, उससे पहले हम ये समझ लें कि हमारे टीचर्स या प्रोस्पेक्टिव टीचर्स किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हैं, उसी के मुताबिक हमारी इवैल्यूएशन टेक्निक्स थोड़ा सा वेरी करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे टीचर्स जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल स्कूल एनवायरनमेंट में टीचर बन के, स्पेशल टीचर बन के ब्लाइंड बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, तो इवैल्यूएशन का एक दूसरा कंपोनेंट हमारे सामने आता है। अगर हमारे टीचर्स जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहां पर वो एज रिसोर्स टीचर्स या आइटिनरेंट टीचर काम करेंगे, तो उनका रोल फॉर पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन, उनकी टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। और तीसरे, अगर हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जा रहे हैं जनरल स्कूल एनवायरनमेंट में, जहां वो जनरल क्लासरूम टीचर बन रहे हैं और क्लासरूम टीचर बनते हुए वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो तब हमारा इवैल्यूएशन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी थोड़ी हमारी टेक्निक्स वेरी कर जाती हैं। हम अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे क्या स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, बट एट दिस स्टेज हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत इजी शॉर्टकट्स इवैल्यूएशन के मामले में जितना हम अवॉइड कर सकें उतना हमें अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बड़ा इजी अवेलेबल शॉर्टकट होता है हमारे टीचर्स के लिए कि ये तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, कैसे लिखेगा, कैसे एग्जामिनेशन देगा, क्या करेगा, तो इसका मैं केवल ओरल इनफॉर्मल असेसमेंट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, ये बच्चे की लर्निंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो जहाँ तक हो सके ओरल असेसमेंट आप उतना ही करें जितना कि आप साइटेड काउंटर पार्ट बच्चे का करते हैं। हाँ मित्तल साहब, आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की कि ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पाया गया है कि टीचर्स की जो लोअर एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस उतनी नहीं हो पाती ऑप्टिमम जितनी की होनी चाहिए। अब जैसे ओरल एग्जामिनेशन की जैसे बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है क्योंकि जो इवैल्यूएशन है वो एक तरह से थारो नहीं हुआ, वो उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी भी आ गई क्योंकि उसने इनफॉर्मल तरीके से ओरल पूछ के जो
पैरेलल क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया उसने, और बच्चे की जो वो मिस्टेक्स जो रिटर्न में साइटेड बच्चों की नज़र आ गई, वो उसकी नज़रों से ओझल हो सकती हैं. एंड दैट इज़ व्हाट यू मीन. And that is precisely what I mean. And coming back to the original point that I was making, which is कि if you are going into a special residential school and going to work there, then Braille or large print will have to be your basic medium for evaluation of at least the cognitive component. You must always insist that the child, obviously age specific, it has to be age specific, that the child take the tests and terminal examinations to the maximum extent in Braille or large print, depending on the visual status of the learner. Which also means that your own Braille skills, if you are going into a special school as a teacher, your own skills of reading and writing Braille have to be of a very high order. Otherwise, you will find it difficult to evaluate the performance in terms of examination of the learner. जैसे कि मैम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती हैं इवैल्यूएशन की, और आपने बताया कि ओरल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होती हैं. तो जैसे अगर हम विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों की बात करें तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वीआई बच्चों के रिस्पेक्ट में तो वो नहीं कर पाते हैं. अब जैसे कलर्स की बात करें, कलर रिकॉग्निशन नहीं होगी, तो अगर ये पैरामीटर्स आते हैं हम जब बात करते हैं तो इस संदर्भ में फिर हम क्या करेंगे. कविता, जैसे आपने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कलर्स हैं, ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू सी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्बलाइजेशन इज ओवर देयर. लेकिन हमें एज ए टीचर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, वी हैव टू इंश्योर कि वर्बलाइजेशन कम से कम मिनिमम हो. जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ब्लाइंडनेस को हम मिनिमाइज कर देना चाहिए. डिफरेंट आज के समय में तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हम कोशिश करें कि बच्चे को एक्चुअल कॉन्सेप्ट हो और जिसके आधार पर वो बच्चे उसको एक्सप्लेन कर पाएँ. मे आई ऐड कि आपका ये सवाल बहुत रेलेवेंट है, एंड येट जब तक कि एक्चुअल कलर आइडेंटिफिकेशन का ही सवाल ना आ जाए, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कभी आ जाए कि क्या कलर है किसी पर्टिकुलर आइटम का, तब तो ज़रूर डिसएडवांटेज ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को हो सकता है. विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, इन मोस्ट केसेस टोटली ब्लाइंड या बहुत लिमिटेड विजन वाले बच्चे का हो सकता है कि वो कलर आइडेंटिफाई करके आपको ये नहीं बता पाएगा ज़रूर कि ये ब्लू है या रेड है या वाइट है या व्हाटएवर. हालांकि टेक्नोलॉजी आजकल उसके लिए भी अवेलेबल है, पर वो ज़रा बहुत बड़ी बातें हैं. बट स्टिल कलर आइडेंटिफिकेशन के अलावा कॉन्वर्सेशन में कलर वर्ड्स यूज़ करने के लिए ब्लाइंड बच्चों को अभी भी बहुत एनकरेज किया जाता है, जिससे कि उनकी वोकैबुलरी इतनी रिच हो जाए कि जब कोई बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका कलर बताते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सके. फॉर एग्जांपल ग्रीन, जब कोई ग्रीन की बात हम करते हैं तो इमीडिएटली बच्चे के मन में आनी चाहिए ग्रीन ग्रास. इसे लिटरेचर में कहा गया है थियोरी ऑफ एसोसिएशन. ना थियोरी ऑफ एसोसिएशन से कलर को उसके मोस्ट पेटेंट ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दिया जाता है, जैसे ग्रीन ग्रास, रेड ब्लड, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो क्या होता है कि बच्चा इस तरह से उन कलर्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करने लगता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, और वही वो एग्जामिनेशन में भी अपने टेस्ट वगैरह में भी कर सकता है. आप लोगों ने सुना होगा, हमारे व्यूअर्स ने कहीं पढ़ा भी होगा कि हेलन केलर, जो बहुत बड़ी हमारी विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और स्पीच इम्पेयर्ड लेडी थी, उनकी बुक्स को पढ़ के लोग कई बार इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि किस तरह से उनकी वोकैबुलरी, कलर वोकैबुलरी कितनी एक्सटेंसिवली हेलन केलर ने अपने लिटरेचर में यूज़ की है. और उसकी एक वजह यही है कि उनको बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई थी कलर कॉन्सेप्ट की, कलर एसोसिएशंस की. कलर एसोसिएशन. सर, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि हम एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स का जैसे उनसे टेस्ट कर सकते हैं कि ग्रीन है तो ग्रास या लीव्स हो गई या रेड ब्लड हो गया. तो यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि जैसे हम आईक्यू, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं आईक्यू टेस्ट करते हैं, उनमें जो धीरे धीरे हम एज के वाइज माइलस्टोन्स लेते हैं. हमारा एक माइलस्टोन आता है कि कैन आइडेंटिफाई और मेक आउट प्राइमरी कलर्स, जो अभी हमने पहले बात करी है. और अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड वीआई बच्चों के बारे में बात करें तो वो क्रॉस हो जाएगा. तो अगर
क्रॉस हो जाएगा तो उसका जो CA है और MA है, मतलब मेंटल एज जो उसका कम हो जाएगा तो उसका एज जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। तो इससे कि उसके IQ में डिफरेंस पड़ेगा या पढ़ना चाहिए, या मतलब इसका क्या मतलब है? इसी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मित्र साहब आपकी, फिर मैं बात करती हूँ। मैं इस पे आपका ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए जो बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट्स और दूसरे स्केल्स डिवाइस किए गए हैं, उनमें ये अटेम्प्ट किया गया है कि साइंटिफिकली ब्लाइंड बच्चों के साथ यूज के लिए उन टेस्ट्स में, उन स्केल्स में या उन इन्वेंट्रीज में थोड़ा सा अडेप्टेशन कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जब आप IQ टेस्ट की बात कर रही हैं तो आज बहुत तरह के टेस्ट अडेप्टेशन आ गए हैं। हेज बिने के फॉर इंस्टेंस जो इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें जहां तक सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है विजुअल कंपोनेंट्स को, वहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया है ब्लाइंड बच्चों के लिए, विच मीन्स कि जनरल IQ टेस्ट के साथ साथ ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेसिफिक IQ टेस्ट वगैरह भी आज डिवाइस किए गए हैं और इंडियन कंडीशंस में भी उनको अब स्टैंडर्डाइज कराने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से कविता जी, जो आपका प्रश्न था कलर से रिलेटेड, जो कि मेंटल एज को अफेक्ट करेगा, इनफैक्ट दीज विजुअल आइटम्स आर टू बी रिप्लेस, आर बीइंग रिप्लेस। जैसे पकनिकर ने भी टेस्ट बनाया है इंटेलिजेंस का, अभिनय का सर ने बात किया, तो मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंस अपने आप में आज की डेट में बड़ा इट्स कंस्ट्रक्ट एंड बड़ा रिडिक्यूल किया जा रहा है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट मच, बट दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो विजुअल रिलेटेड आइटम्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए नॉन विजुअल आइटम से, उसके पैरेलल, क्योंकि कलर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू कुछ और आइडेंटिफिकेशन होगा जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो आई बिलीव उससे मेंटल एज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड मतलब कहें तो एडेप्टेशंस आर बीइंग मेड, क्योंकि अभी हमने बात करी थी इवैल्यूएशन की, जिसमें हमने फंक्शंस देखे थे कि हम बच्चे को डायग्नोस करेंगे और उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा मतलब है कि अगर VI बच्चा है तो हम उसकी करेक्ट पोटेंशियल एबिलिटीज तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उसकी करेक्ट डायग्नोसिस मिलेगी और हम उसका करंट लेवल पता कर पाएंगे। और वो तभी पता कर पाएंगे कि जब हमारे पास जो हमने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसमें उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट में, सेटिंग्स में हम उनको करेक्टली कैरिड आउट कर सकें। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यही हमने पहले टच की थी, इस बात को एल्यूड किया था कि जब हम टेस्ट की बात कर रहे थे कि अगर टीचर मेड टेस्ट हैं तो उसमें तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हमेशा टीचर को ध्यान में रखनी ही चाहिए और उसी के मुताबिक टेस्ट डेवलप किए जाने चाहिए, जो टीचर मेड टेस्ट। बट जो मोर फॉर्मल टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, उन टेस्ट को तभी यूज किया जाना चाहिए जब सूटेबल सब्स्टिट्यूट्स या सूटेबल अडेप्टेशन जहां तक हो सका है वो पॉसिबल हो सका। अगर इस तरह के सब्स्टिट्यूशन नहीं बना है तो तब हमारे टीचर को उस तरह के टेस्ट्स, चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट्स हों, चाहे वो एटीट्यूड स्केल्स हों, IQ की तो बात डॉक्टर शर्मा ने बताई है कि IQ तो आजकल ज़रा थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो गई है, बट व्हाटएवर, जो भी अगर आप स्टैंडर्ड टेस्ट कोई पिकअप कर रहे हैं और क्लासरूम में जा रहे हैं और बच्चे पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें साथ साथ आप ये ज़रूर देख लें कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा बिकॉज ऑफ लैक और लिमिटेड विजन किसी तरह से टेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में डिसएडवांटेज पे तो प्लेस नहीं हो रहा है। अदरवाइज टेस्ट के जो स्कोर्स आएंगे वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए अनड्यूली अनफेवरेबल हो जाएंगे और वो उसके पोटेंशियल को रियलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे जो एक्चुअल में उसका पोटेंशियल है। बिकॉज विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, उस वजह से हम बच्चे को बोलें कि वो उसका पोटेंशियल कम है, दैट इज़ नॉट फेयर। एंड कविता, यहाँ पे एक बात और ध्यान दिलाना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि जो डेवलपमेंटल टेस्ट हैं उसमें कलर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आप उसको नेक्स्ट स्कोर्स देते हैं। अब जो विजुअली इम्पेयर टोटली ब्लाइंड बच्चा है, उसको जिसका पास विजन नहीं है, अब कई बार पोजीशंस पोस्ट आती हैं लेक्चरर की, उसमें तो पहली कंडीशन है मेडिकल फिटनेस में कि विजन उसका नॉर्मल होना चाहिए। तो जो टोटली ब्लाइंड है वो तो उसकी कंडीशन है, वो डिजीज़ नहीं है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ इन सब चीज़ों को हमें टीचर को, जो स्पेशल एजुकेटर है, उनको हायर लेवल पे सोचना होगा और पॉजिटिव्स जो बच्चे में है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट ही कैन नॉट डू, वी शुड सी व्हाट ही कैन डू एंड ही माइट बी एबल टू। अब यहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो सकता है, टेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन में ही इज फार बेटर देन साइटेड, सो वी शुड हैव टेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन इंस्टेड ऑफ कलर। तो इन दैट केस जो मेंटल एज का जो डेवलपमेंटल स्टेज की बात है वो हमारी किसी हद तक वो क्लियर हो जाएगी। जस्ट टू टेक योर पॉइंट अ स्टेप फर्दर, जो आपने कलर टर्म्स की बात की है, वही बात
लागू होती थी कुछ समय पहले तक, जो कोई डायग्राम्स आते थे बच्चों के एग्जामिनेशन में, या कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते थे जो बच्चों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे। तो एक ज़माना ये था क्योंकि जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का परफॉर्मेंस एडवर्सली अफेक्ट ना हो, तो हम लोग एग्जामिनिंग अथॉरिटीज़ के पास जाते थे और कहते थे इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और उनको वर्बल इनपुट्स रखकर एग्जामिनेशन में बच्चे के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए सेपरेट क्वेश्चंस दिए जाएं। और इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते थे एट वन टाइम, ज्योग्राफी में फॉर इंस्टेंस, मैथमेटिक्स के कुछ कंपोनेंट्स में फॉर इंस्टेंस, सोशियोलॉजी में जहाँ स्टैटिस्टिक्स का बहुत डिटेल होता था। बट टुडे with the emergence of the theory of inclusion and with the emergence of different types of technology, more and more it is being put forward कि questions substitute ना करके कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी टेक्निक्स बच्चे को दी जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे को दिया जाए कि वो क्वेश्चंस को विद द मिनिमम पॉसिबल एडेप्टेशन अटेम्प्ट कर सके एग्जामिनेशन में। जैसे कि सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि हम किस तरह से एडेप्टेशन करके अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एबिलिटीज, मतलब अगर हम नटशेल में एक मेन बात बोले तो वी शुड फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड रादर देन फोकसिंग ऑन टू द वीकनेसेस। बिल्कुल सही कविता, बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। तो इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं अगर आप एग्री करें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में द टीचर में विश टू चेक पीरियडिकली हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्नड, what has been taught in order to monitor progress and to diagnose learning difficulties. कुछ चीज़ें reinforce हो रही हैं। and second is the formative assessment also provide useful information for teachers to find ways correcting students learning difficulties and it increases students motivation. सर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो पॉजिटिव बात जो सामने आती है वो है कि इंक्रीज स्टूडेंट्स का मोटिवेशन थ्रू आउट बना रहता है, बिकॉज ही हैज़ बिन लर्निंग, ही हैज़ बिन गेटिंग गुड ग्रेड्स, टीचर बता रहा है कि आप सही लर्न कर रहे हो। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे घर आके बताते हैं हमें गुड मिला, स्टार मिला, तो थ्रू आउट बच्चे का इवैल्यूएशन होता रहता है एंड वो उसकी समेटिव में एंड में उसको हेल्प करता है और उसकी लर्निंग स्ट्रॉन्गर और स्पीडली होती है। सर आप इस पर कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन वाली बात है, ये आपकी मुझे बहुत अपील करती है कि इस तरह से मोटिवेशन बना रहता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तरह के इवैल्यूएशन का। जब हम समेटिव असेसमेंट और या इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो टीचर्स कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट एट द कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। The teachers collect information on how much of the subject matter the students have learned at the end of the instruction program. तो ये जो एंड हमारे पहले तो एंड ऑफ सेमेस्टर में, एंड ऑफ ईयर में एग्ज़ाम होते थे, आज के समय में हम ऐसा महसूस किया गया कि उससे बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब एंड में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम उनको फॉर्मेटिव के साथ साथ उनको एंड में समेटिव होता है और उसके कुछ परसेंटेज का ही एग्ज़ाम होता है तो बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता। और आई बिलीव जो कंटिन्यूस एग्जामिनेशन या जो असेसमेंट के जो टेस्ट जो होते रहते हैं उससे बच्चे बड़े दे बिकम यूज टू ऑफ इट। इट्स नॉट दैट कि लास्ट टाइम में एंड ऑफ ईयर में हो रहा है और बच्चे कोलैप्स होने की स्टेज में आ गए। तो आई बिलीव मोटिवेशन के साथ साथ बच्चों को एक हैबिट फॉर्म हो जाती है कि उन्होंने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है। आई थिंक ये समेटिव जो आपका इवैल्यूएशन की आपने बात की है उसको वो बड़ा इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि आज से बहुत पहले जब हम पढ़ते थे तो एक तरह का एग्जामिनेशन होता था जो ना फॉर्मेटिव था ना समेटिव था। वो ऐसा होता था कि हम 3 साल में हायर सेकेंडरी पास करते थे, 3 साल का हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता था और 3 साल में जो कुछ पढ़ा गया सारा का सारा 11th क्लास 3rd ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा जाता था, which was a real test of memory basically, which was really not summative in that sense. अब however इन दोनों को कंबाइन करके, फॉर्मेटिव एंड समेटिव को कंबाइन करके अब ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए हो गया है और हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी स्पेशली यूजफुल रहा है कि अब चाहे +2 है चाहे सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसको ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज अभी नहीं हुआ बट ईयर वाइज ब्रेक कर दिया गया है। जो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन है वो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर में ही ख़त्म हो जाता है, जो सेकेंड ईयर का है वो सेकेंड ईयर में ख़त्म हो जाता है, बजाय इसके कि उसको टोटल इकट्ठा करके फाइनल एंड एग्जामिनेशन में ही किया जाए। अमित साहब बिल्कुल सही बात की। जैसे आज के समय में हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच
टू लर्निंग की हम बात करते हैं, तो उसमें अगर हम 3 इयर्स के बाद इवेल्युएट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट। जैसा कि आप बोलते हैं कि एकदम स्ट्रेस भरा हो जाता होगा कि 3 साल का एक साथ आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है। वहीं छोटे टुकड़ों में जब सेमेस्टर वाइज होता है या ईयर एंड ऑफ ईयर होता है तो बच्चों को ईजी रहता है और बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं और जो लर्निंग है वो उनकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। इट्स एन्जॉयबल एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ अंडरगोइंग टेस्ट और एग्जामिनेशन। इसीलिए हमारे व्यूअर्स ने ये भी देखा होगा कि केवल जो ईयर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी, अब अगर हम केवल एग्जामिनेशन की ही बात करें तो उनको भी 3 या 4 टर्म्स में अब डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और चारों टर्म्स का स्पेसिफिक वेटेज है और चारों टर्म्स के स्कोर्स को टोटल करके फिर फाइनल रिजल्ट या फाइनल स्कोर्स वर्कआउट किए जाते हैं, जिससे कि अगेन ईयर एंड एग्जामिनेशन की भी अब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। हाँ मित्तल सब, अब तो स्कूल लेवल पे सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस इंट्रोड्यूस हो गया है। इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी यूजीसी की गाइडलाइंस हैं कि सेमेस्टर वाइज हो, जिससे कि बच्चों का थ्रू आउट इन्वॉल्वमेंट रहे और उनको फीडबैक, मोटिवेशन मिलता रहे और उनके लिए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ना रहे। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ व्हाइल अपीयरिंग इन द ये जो हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की, ये ना केवल सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए होता है बल्कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन लाइफ में है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। yes. इसका जो पूरा सिग्निफिकेंस है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल कविता, आपने सही बोला। थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट मेथड्स के बारे में बात कर लें कि जैसे आज की डेट में रिटन असाइनमेंट्स एंड वर्क सैम्पल्स हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, टीचर मेड जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड मेजर्स एंड ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स, क्वेश्चनिंग and sociometric techniques. These are some of the types of assessment methods which are being employed for all students, including students with vision impairment. मित्तल साहब, इसमें हम जब बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज और टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट की हम बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो टीचर मेड टेस्ट हैं जो एंड ऑफ सेमेस्टर में या एंड ऑफ ईयर में टीचर बनाता है, तो स्पेशल स्कूल्स और जनरल स्कूल्स में थोड़ा सा अंतर तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ होता है। एंड यू आर ए प्रैक्टिशनर, आप तो काफ़ी समय तक आपने स्कूल को भी गाइड किया है, तो मैं समझती हूँ आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से स्पेशल स्कूल और उसमें दोनों में अंतर है। देखिए, मैंने ये बात कुछ देर पहले उठाई थी कि ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है, जब हम आ गए हैं अब स्पेसिफिक्स पर, क्योंकि अब डॉक्टर शर्मा ने बात की है कि टीचर में टेस्ट की और फिर एग्जामिनेशंस की भी बात होगी, रिटन असाइनमेंट्स की वगैरह की बात की है, तो इसलिए मेरा पहला अपील तो सारे व्यूअर्स के लिए ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल्स में जा रहे हैं तो इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई विल स्टेट वंस अगेन कि वो टेस्ट और वो एग्जामिनेशन जो रिटन है वो तो हर हालत में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को स्पेशल स्कूल्स में उसके विजन लॉस के मुताबिक ब्रेल में या लार्ज प्रिंट में, और अगर सीनियर क्लासेस हैं तो स्पेशल स्कूल्स में कंप्यूटर्स पर एग्जामिनेशन हो या असाइनमेंट हो या टेस्ट हो, उसको लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रिपेयर किया जाना चाहिए स्पेशल स्कूल की जहाँ तक बात है। एंड आई विल स्ट्रांगली अर्ज कि कंप्यूटर्स वगैरह तो ज़रा बाद में, बट ब्रेल और जो प्रिंट है, लार्ज प्रिंट है फॉर इंस्टेंस, एनलार्ज प्रिंट जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड बच्चों को, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में टेस्ट और एग्जामिनेशन लेने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। टीचर्स को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि ब्रेल की टीचिंग हमारे स्पेशल स्कूल्स में बहुत अच्छी होनी चाहिए और ब्रेल की प्रोफिशेंसी हमारे अपने टीचर्स में बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो मेरा ख्याल है जहाँ तक स्पेशल स्कूल्स का सवाल है। ये हम केवल बात कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन, रिटन फॉर्म के बारे में। कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, जैसे चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो सोशली प्रोडक्टिव वर्क हो, SUPW, व्हाटएवर। हाउएवर, अगर आप इंक्लूसिव सेटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें आप अगर क्लासरूम टीचर हैं तो आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 40 बच्चों के साथ साथ एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का ब्रेल भी खुद पढ़ के और उसको आप इवैल्यूएट करें, उसके असाइनमेंट्स को। उसके थोड़े डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो मैम, जैसे सर ने बताया कि
अलग अलग स्कूल, जैसे रेजिडेंशियल स्कूल या स्पेशल स्कूल, हर किसी का सेटिंग एनवायरनमेंट अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग करिकुलम सेट जो होता है वो भी बच्चों के लिए डिफरेंट होता है। तो अभी तक हमने देखा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं इवैल्यूएशन के, डिफरेंट प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं हमारी इवैल्यूएशन प्रोसीजर में। अब जैसे अभी तक हमने ये बात कर ली, मैम इसके कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं इवैल्यूएशन के। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन? कविता जी, असेसमेंट इवैल्यूएशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एंड जिसके संदर्भ में 3 तरह के प्रिंसिपल्स स्पेशली मेंशन किए गए हैं। जैसे पहला है शेड्यूलिंग असेसमेंट, and second है selecting assessment instruments, and third principle which is very important is using assessment information. We have scheduled assessment, then we have selected assessment instrument, and then we have how we have used these assessment. ये principles को हमें बहुत ध्यान में रखना जरूरत होता है। तो हम इसके संदर्भ में 1 by 1 एक एक को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है शेड्यूलिंग असेसमेंट इवैल्यूएशन। व्हाट डज इट मीन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम असेसमेंट शेड्यूल करने जा रहे हैं, किस समय हम करेंगे। लाइक teacher has to use pretest to determine student knowledge of prerequisites of course content. Teacher has to assess frequently and do not rely on end of term examination. Short assessments at regular intervals are more effective than long term of instruction. Establish efficient routines for assessment. We were talking about routine habit बन जाएगी तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। Fourth is integrates instruction and assessment routines. And assessment should be perceived as an integral part of teaching and learning process. जैसे कि IITs वगैरह में स्टूडेंट्स हर समय टेस्ट में लगे रहते हैं and they become used to of it. And the second principle which I was mentioning is the selecting assessment instruments. A teacher has to use a variety of assessment instruments including both written and performance tests. Students' learning progress is best assessed by different approaches including practical work and written tests. Teacher has to develop and use both formative and summative assessment instruments. Formative and summative assessment should complement one another in instructional programs, and teacher must ensure that he must use both norm references and criterion references assessments. Both offers valuable information on students' achievement. And the third principle, which is very important, is using assessment information. In this, teacher has to keep class assessment files for recording test data. सभी individual data के point of view से बहुत important है। And second is keep complete up-to-date records of class and individual performance. Third is complete error analysis of test data. This error analysis allows the teacher to determine skill areas most in need of corrective instruction. And teacher has to keep records of time students take to complete formal tests and particular problem types. Teacher must make use of assessment information to plan instruction, and teacher must ensure that results of standardized assessments are kept confidential. Confidentiality is a very big issue when it comes to student with disabilities and student with vision impairment, because at times the data, if it is being used with a different point of view, may give a negative feeling, develop negative feeling among the student itself. मतलब जैसे हम कहते हैं कि लेबलिंग करना, बच्चे को मार्क्ड करना, वो सब नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चा डीमोटिवेट हो सकता है, डीमोरलाइज हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल कविता जी, आपने सही बोला। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि टीचर हैज़ टू टेक केयर व्हेन ही इज फॉलोइंग, ही इज conducting evaluation for students. Can I just quickly add on कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात को अगर कंटिन्यू करूं कि अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल्स में इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चों का, तो उसके साथ ही जहां मैंने ब्रेल और लार्ज प्रिंट की बात की थी, वहां भी 3 प्रिंसिपल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स में सामने आते हैं जो हमारे टीचर्स को, अगर वो रेजिडेंशियल स्कूल्स में कर रहे हैं, इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहिए। नंबर 1, जो आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या जो असाइनमेंट देते हैं बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में, दोज शुड बी एट पार with the age and grade requirements of the child, should not in any way be diluted or made simpler. Parity has to be ensured in terms of the standards of the test being administered or examinations or assignments in the residential schools. तो पहला मेरा principle है about evaluation in residential schools is parity. Number 2, deciding the instruments.
Now, when I say deciding the instruments, I do not mean instruments of evaluation. I mean the instruments, the equipment which the child is going to use for answering the assignment or the examination. What equipment is he going to use? The braille slate or the brailler or whatever. That you have to be very careful about according to the potential and the learning objectives that you have set. The same equipment should be given to the children as per their needs. So the equipment has to be decided, instrument has to be decided well in advance. And the third is that some additional time has to be allowed to visually impaired children. That is a factor of additionality. The first is parity, the second is assessment, identification of instrument, and the third is additionality. If the child is doing his or her examination or assignment in print, then he has to be allowed additional time. And normally there is a norm laid down, principle laid down for assigning additional time for doing examination in braille, which is 15 to 20 minutes per hour. If your test or examination is of the duration of 2 hours, then for braille writing he must be given at least 40 minutes additional time. तो ये जैसे सर ने बताया कि किस तरह हम जो सारे प्रिंसिपल्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और कैसे यूज करते हैं हम इनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स के थ्रू. हाँ कविता, जैसे मित्तल साहब बोल रहे हैं कि जो ब्रेल में बच्चे जब अपीयर होते हैं तो उन्हें एडिशनल टाइम दिया जाता है जी. एट द सेम टाइम जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज सेम इवेल्यूएटर्स के पास जाएंगी, तो ऐसे बच्चों के संदर्भ में हम उनको स्क्राइब देते हैं और 15 मिनट्स पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम मिला जाता है. सीबीएसई ने भी अब मेंशन किया हुआ है अपने वेबसाइट पे, एंड दे आल्सो हैव इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी कि 15 मिनट तो वो कूल ऑफ टाइम देते हैं. तो मेरे ख्याल से ढाई घंटे का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है. क्यों मित्तल साहब, एम आई राइट? जी, जो अब हम इससे आ गए कि अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में नहीं कर रहे हैं तो अगर बच्चों को बाहर एग्जामिनेशन देना है, इंक्लूसिव सेटिंग में देना है, जनरल स्कूल में देना है, तो क्या इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा, उसकी अभी 2 मिनट में बात करेंगे. पर इन रिस्पॉन्स टू डॉक्टर शर्मा स्पेसिफिक क्वेश्चन, सीबीएसई और बहुत से स्टेट बोर्ड्स ने 2 तरह के प्रोविजंस अलाउ किए हैं जो हमारे व्यूवर्स शायद जानते होंगे, अदरवाइज दे शुड मेक ए नोट. नंबर 1, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन है तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को एक स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है जिसको कि बच्चे अपना क्वेश्चंस, अपने आंसर डिक्टेट करते हैं और वो स्क्राइब टेक डाउन करता है. कुछ दिनों पहले तक ये प्रिंसिपल था कि जो स्क्राइब है वो ब्लाइंड एग्जामिनी से एक क्लास लोअर होना चाहिए, बट बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ब्लाइंड ने ये बात टेकअप की है और अब ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि स्क्राइब की क्वालिफिकेशन कम होना ज़रूरी नहीं है, केवल इन्विजिलेशन सिस्टम हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए. तो एक क्लास हायर या लोअर रेलेवेंट नहीं है, स्क्राइब शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, नंबर 1. और दूसरी बात जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स में की गई है वो एडिशनल टाइम देते हैं रीडिंग के लिए भी, जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, और बहुत से बोर्ड्स में अप टू 1 आवर एडिशनल टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशंस के लिए. मतलब ये कुछ फैसिलिटीज मतलब प्रोवाइड की जाती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए कि उनको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा और साथ में स्क्राइबर भी प्रोवाइड किया जाएगा. स्क्राइब प्रोवाइड करते हैं कविता, एंड साथ में उसकी नोटबुक के ऊपर लिखते भी हैं जिससे कि जो राइटिंग की जो मिस्टेक्स हैं वो उसके लिए उसको नज़रअंदाज किया जाए, बिकॉज उसके स्क्राइब ने लिखा, ही हैज़ नॉट रिटन हिमसेल्फ. तो एमिनेंसेस यूज और स्क्राइब यूज. क्यों मित्तल साहब? एब्सोल्युटली. तो ये केवल फैसिलिटीज़ की बात नहीं केवल इसलिए कही गई, पर इसलिए भी कही गई जब आप स्कूल में काम करते हैं, जनरल स्कूल में काम करते हैं, तब भी आप इसी तरह की बातें अपने स्कूल्स में भी अडॉप्ट कर सकते हैं. साइटेड बच्चे हैं, बच्चों के साथ में ब्लाइंड बच्चे अगर कुछ थोड़े से हैं, आप साइटेड बच्चों के थ्रू ब्लाइंड बच्चों को स्क्राइब या उन्हें कहा जाता है एमेन्यूएंसिस प्रोवाइड कर सकते हैं, एडिशनल टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं. और जैसा डॉक्टर सुषमा ने कहा, ब्लाइंड बच्चों के आंसर बुक्स पे लिखा जाता है एमेन्यूएंसिस अलाउड. मैम, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इवैल्यूएशन के बारे में और सर ने कुछ प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया कि जो हमारे इवैल्यूएशन और असेसमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं हमें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, और कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं वो अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया. अभी हम इसके आगे का डिस्कस एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे. दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू आवर सेशन, जहां हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। उनका अभी तक हमने देखा सेशन में कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, डिफरेंसेस, ये सब हमने डिस्कस किया। और ब्रेक में जाने से पहले हमने पूरा एक्सप्लेन में हमने देखे थे प्रिंसिपल्स के बारे में। और अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक्सपर्ट से बात करते हैं। इसमें आगे फर्दर जो भी हमारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और जो भी बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे अभी तक हमने बात करी। सर, जैसे अभी आपने बताया कि हम विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को जैसे स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है, टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर हम नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं तो नॉर्मल स्कूल्स में ऐसी कौन सी स्पेशल टेक्निक्स हैं या स्पेशल प्रोसेसेस हैं जो फॉलो किए जाते हैं? देखिए, आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल तो बात यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है और हमारे व्यूअर्स जानते होंगे एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन बन गया है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। उसमें यह कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी में भी कहा गया है, यूएन कन्वेंशन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को बेसिक राइट है रेगुलर स्कूल्स में एजुकेशन रिसीव करने का। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। तो अगर वो राइट हमें सचमुच विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को देना है तो हमें फैसिलिटीज़ भी देनी है, और केवल फैसिलिटीज़ नहीं देनी है, ये भी इंश्योर करना है कि उन फैसिलिटीज़ का वो पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसको इवैल्यूएट करना। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इवैल्यूएशन हमारे रेगुलर स्कूल्स में इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इफ़ नॉट मोर देन रेजिडेंशियल स्कूल्स। नाउ इवैल्यूएशन, आप ऑब्वियसली सवाल ये कर सकते हैं कि हमारे तो क्लासरूम टीचर्स हैं, वो तो ब्रेल नहीं जानते, तुम आप कह रहे थे कि ब्रेल में होना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत से तरीके आज हमारे सामने आते हैं। अगर बच्चे छोटी क्लासेस के हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षाओं तक के बच्चे हैं और वो रेगुलर स्कूल्स में हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, तो अगर जहाँ आप साइटेड बच्चे का ओरल एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ आप ब्लाइंड बच्चे का भी ओरल एग्जामिनेशन करें। पर जहाँ आप साइटेड बच्चे को रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, वहाँ आप विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे से भी ये एक्सपेक्ट करें कि वो ब्रेल में अपना एग्जामिनेशन का आंसर लिखे। उसको चेक कौन करेगा? उसको चेक करने के दो प्रोसीजर्स आजकल फॉलो किए जाते हैं। एक तो ये कि जैसे ही उसने ब्रेल में अपना एग्जामिनेशन लिखा है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट टीचर, ये बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं है, जूनियर क्लासेस की बात है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट टीचर उस बच्चे को अपने पास बुलाकर पूरा उसका आंसर सुन लेते हैं या सुन लेती हैं और उसके मुताबिक उसका स्कोरिंग कर देती हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता है, टीचर के पास इमीडिएटली टाइम नहीं है टेस्ट सुनने के लिए एग्जामिनेशन के फ़ौरन बाद, तो फिर ये किया जाता है कि पहले बच्चा ब्रेल में लिखता है और फिर उसको कहा जाता है, उसे एक कैसेट रिकॉर्डर दिया जाता है और वो अपना ब्रेल में लिखा हुआ मटेरियल कैसेट पर रीड आउट कर देता है और उस कैसेट को फिर जो एग्जामिनर है वो अपने लेजर आराम से सुनकर इवैल्यूएट कर सकता है। ये दोनों ही टेक्निक्स आप रेगुलर स्कूल्स में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिसोर्स टीचर हैं या आइटिनरेंट टीचर हैं, तब तो क्लासरूम में जो कुछ बच्चे ने लिखा है
वो सब्जेक्ट टीचर के पास जाएगा और सब्जेक्ट टीचर आपको भेजेगा रिसोर्स टीचर के रूप में कि आप उसको 2 काम करें। या तो अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप खुद असेस कर दें, और अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको प्रिंट में उसको बना दें। मतलब जो कुछ बच्चे ने ब्रेल में लिखा है, अगर आप रिसोर्स टीचर हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो कुछ मटेरियल है उसको प्रिंट में कन्वर्ट करके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर के पास वापस भेज दें। इसके अलावा जो हमने बात की है स्क्राइब्स, वो तो फैसिलिटी है ही, वो तो रेगुलर स्कूल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक समस्या कहीं कहीं आती है जो डॉक्टर शर्मा के रिस्पांस के बाद हम आगे चलाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ज़रा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, जैसे साइंस जिनमें प्रैक्टिकल वर्क होता है, या आजकल बहुत SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क आने लग गया है, कम्युनिटी वर्क आने लग गया है। इन सब चीज़ों का कैसे इवैल्यूएशन होगा, ये भी इवैल्यूएशन पॉसिबल है, विच वी विल कम बैक टू इन अ मिनट। मतलब साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाह रही थी कि जिस तरह से आपने मेंशन किया कि रेगुलर स्कूल में जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनका भी टेस्ट वो ब्रेल में दें। अगर हम ब्रेल में नहीं दिलवाते हैं और उनका इनफॉर्मल एक तरह से टीचर ने सुन लिया, उसके आधार पर इवैल्यूएट कर दिया, उससे मैं समझती हूँ बच्चे के साथ न्याय नहीं होता, और साइटेड बच्चों को भी लगता है इसका तो टेस्ट ही नहीं हुआ, इसको तो मैडम ने यूं ही पास कर दिया। और एक बच्चे के पास जो एक फीडबैक मिलता है, जो उसको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं उसके बाद हमें कुछ मिलता है तो उसमें हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। जब हमने कुछ किया नहीं और टीचर ने सिर्फ सुना, तो कई बार बच्चों में दे कैन बी डिससेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स और वो हतोत्साहित भी हो सकते हैं। मतलब जैसे अगर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऐसे बच्चों में कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन का, इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तभी होगा यदि उसको एक्सट्रिंसिकली टीचर ने उसको प्रॉपर फीडबैक दिया। तो मैं समझती हूँ यू आर वेरी राइट कि हम सभी स्कूलों में जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, इंसिस्ट करें कि वहाँ पर बच्चों को ब्रेल में एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जिस तरह से एबल बॉडीड होते हैं उसी तरह से वो भी अपीयर हों, और उनकी ब्रेल शीट्स में जिस तरह से उनके मार्क्स मिलके उनको दिखाए जाते हैं उस तरह से उनके मार्क्स में इवैल्यूएट हों, और उसके बाद उन्हें दिखाए जाएं कि बच्चे आपने इतना अचीव किया है एंड यू हैव डन वेरी गुड और यू स्टिल कैन डू बेटर, वॉट एवर टीचर फीडबैक वांट टू गिव कैन गिव एज वेल। जब प्रश्न उठता है सर, कुछ जैसा कि इनफॉर्मल की हम जब बात करते हैं तो कुछ इनएप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स होते हैं इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट में, वो बहुत अच्छे ढंग से एम्फेसाइज किए गए हैं। तो मैं समझती हूँ लिटरेचर के आधार पर हमें इंश्योर करना है कि वो जो टीचर्स हैं वो उस तरह के इवैल्यूएटर्स ना बने। उसके संदर्भ में 4 बातें बोली गई हैं कि जो इनएप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स में 4 तरह के बताए गए हैं। पहला है रिलक्टेंट असेसर। Reluctant assessor is the one who believe that assessment interferes with learning or causes anxiety or distress. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे डोंट वांट टू कंडक्ट इवैल्यूएशन, उनको लगता है इवैल्यूएशन करेंगे तो आई थिंक दे आर प्रोजेक्टिंग। सेकेंड है सेल्फ रिलायंट असेसर। टीचर्स आर ओवरटली कॉन्फिडेंट ऑफ देयर कैपेसिटीज टू मेक इनफॉर्मल जजमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड अटेनमेंट्स। तो सेल्फ रिलायंट है वो, विदाउट कंडक्टिंग एनी टेस्ट दे से ये ही इज वेरी गुड, ही इज गुड एंड he still do better. Next is a single dimension assessor. कुछ लोग होते हैं concerned with only one aspect of an individual's performance in a subject area. And last is a careless assessor who do not spend sufficient time in selecting and preparing assessment instruments. असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप में जो असेस करने जा रहे हैं वो बहुत बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली स्पेल्ट आउट करते हुए होना चाहिए सभी डायमेंशंस को। तभी बात बनती है कि टीचर जब उसके आधार पर बच्चे को असेस करेगा, इवैल्यूएट करेगा, तो उसके जो कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स हैं वो सामने उभर कर आएंगे कि वो अच्छा कर रहा है और अच्छा नहीं कर रहा है। तो केयरलेस असेसर भी हमें बचना चाहिए। तो ये 4 जो हैं नेगेटिव रोल मॉडल्स हैं जो कि हमें इनअप्रोप्रिएट रोल मॉडल्स हैं जिनसे कि हमें बचना चाहिए। तो हम अपने व्यूअर्स से उम्मीद करेंगे, बल्कि विश्वास रखेंगे कि वो इन 4 तरह के नेगेटिव रोल मॉडल्स से पूरी तरह से बच के रहें और सचमुच पॉजिटिव रोल मॉडल्स इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आए। इफ़ आई मे लेट मी फॉर अ मोमेंट नाउ कंटिन्यू जो हम टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे रेगुलर स्कूल्स में। रेजिडेंशियल स्कूल्स में हम ब्रेल की बात कर चुके हैं, रेगुलर स्कूल्स में भी हम ब्रेल और स्क्राइब्स की बात कर चुके हैं। एक अगली बात जो हम आपके सामने लाना चाहते हैं वो ये है कि आजकल कंप्यूटर्स के एडवेंट से विजुअली इम्पेयर्ड के लर्निंग प्रोसेसेस में और इवन लेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में एक जिसे हम कहते हैं वेरिटेबल रेवोल्यूशन हो गया है।
आज आप सब जानते होंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड यंगस्टर्स के लिए कंप्यूटर्स हैंडल करना उतना ही सिंपल हो गया है जितना उनके साइटेड काउंटर पार्ट साइटेड पीयर्स का होता है। तो इसलिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि अचीवमेंट असेस करने के लिए, अचीवमेंट इवेल्युएट करने के लिए स्कूल सब्जेक्ट्स में एक दूसरा तरीका ये भी है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को उनके असाइनमेंट्स, उनके टेस्ट्स, उनके एग्जामिनेशंस कंप्यूटर्स पर कराने के लिए ट्रेन किया जाए और वो फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाए। नाउ आजकल बहुत से स्कूल्स में कंप्यूटर्स हैं। आज ऐसी बात नहीं है कि कंप्यूटर्स कोई बहुत मुश्किल चीज़ हो गई। आजकल जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे यूज़ करते हैं, जो स्पेशल सॉफ्टवेयर इंग्लिश के लिए जॉज करते हैं, जॉब एक्सेस विद स्पीच, जो स्पीच पे कन्वर्ट कर देता है। और खुशी की बात यह है कि आज इंग्लिश में ही नहीं, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए भी अब सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं। जॉज का हिंदी वर्जन आ रहा है और भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे खुद एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अचीवमेंट अपना शो करने के लिए कंप्यूटर से सुन सकेंगे और फिर कंप्यूटर पर भी अपने आंसर्स एंटर करके उसी तरह से काम कर सकेंगे जैसे कि साइटेड यंगस्टर्स करते हैं। तो आपको अपने स्कूलों में जब आप जाएं, रेगुलर स्कूल्स में, यह भी देखना होगा कि ये कंप्यूटर्स किस तरह से एक्सेसिबल कराए जा सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ताभी हम एक्चुअली रियल सेंस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने ब्लाइंड और साइटेड दोनों ही तरह बच्चों को इक्वली ऑन सेम टर्म्स प्रोवाइड कर सकेंगे। तो मेहरबानी से एक कंप्यूटर एज में ब्लाइंड बच्चों को अपने स्कूल्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर प्रोवाइड कराएं। आज टेक्नोलॉजीज़ इसके लिए अवेलेबल है। अमित साहब, जैसा आपने बात की कंप्यूटर के बारे में, मैं समझती हूँ कंप्यूटर में आंसर दे के वो बच्चा चाहे तो स्ट्रेट अवे ईमेल कर दे। तो ईमेल तो एक टाइम बाउंड है, 3 घंटे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर हुआ, उसके बाद उसने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना आंसर लिखा और अटैचमेंट बना के भेज दिया। बिकॉज हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं they are equally competent. Rather, at times I find them better competent than able-bodied, whom we call normal. I just don't know. And at times I avoid this terminology because I always feel कि when we are saying one group as normal, other is not so normal. So we prefer to avoid that. Able-bodied जो हमारे बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेटर डॉस में मैंने देखा है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं दे आर सो फास्ट इन डॉस। हमें विजुअली कॉम्पिटेंट लोग जो हैं दे फाइंड इट सो अनकंफर्टेबल वर्किंग विद डॉस। वो विजुअल चीज़ें जो मेन्यू बेस्ड हैं उनमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो डॉस बेस्ड है, जो हॉट कीज़ हैं, वो दे आर सो फास्ट। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। और उस पर जब सवाल आता है प्रोडक्ट का जो एंटर किया है कंप्यूटर पे, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि ईमेल कर सकते हैं। ईमेल नहीं भी हो सकता हो तो अगर ईमेल आईडी ना बताना चाहें एग्जामिनर की, तो उसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको सीडी पे ले सकते हैं और फिर वो सीडी एग्जामिनर के पास या असेसर के पास भेजा जा सकता है। उसके बहुत से तरीके आजकल अवेलेबल हो गए हैं। एक बात जो हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल वर्क होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के सब्जेक्ट्स में आज साइंस की एज है और कोशिश हम सब लोगों की ये है कि ब्लाइंड बच्चे भी किसी तरह से पीछे ना रहें साइंस सब्जेक्ट्स की स्टडी में भी। तो यहाँ भी जो थियोरी पेपर्स हैं, थियोरी एग्जामिनेशंस हैं, वो तो अगर हम टीचर नॉलेज और स्किल्स प्रॉपरली कन्वे कर देता है तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है, स्पेशली फिजिक्स या केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसमें कई बार कहा जाता है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा कैसे करेगा, हम कैसे इवेल्युएट करें। तो उसका भी एक सोल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में सामने रखा गया है जो आज हमारे यहाँ भी फॉलो हो रहा है धीरे धीरे। और वो ये है कि उसको पीयर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, जिसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराना है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे से, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के साथ जैसे थियोरी पेपर में हम स्क्राइब देते हैं, इसी तरह से एक साइटेड कंपेनियन उसको दिया जाए। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा बताता जाए कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उसको करना है और उसकी तरफ से साइटेड बच्चा वो एक्शन परफॉर्म करता जाए। और इस तरह से सारे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत हद तक संभव हो गया है, जब तक हम अपने कंट्री में रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक पैरेलल एग्जांपल।
इसका ये है, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल बहुत प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कार रेसिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड होती है। नाउ कार रेसिंग में ऑब्वियसली ब्लाइंड आदमी खुद कार नहीं चलाता है, बट वो उसे कहते हैं नेविगेटर। ब्लाइंड पर्सन को पूरे रूट का मैप ब्रेल में दे दिया जाता है और उसके साथ एक साइटेड कंपेनियन होता है जो कार ड्राइव करता है, और ब्लाइंड नेविगेटर साइटेड ड्राइवर को रूट बताता जाता है और उस रूट के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी चलानी होती है। मैं उसी प्रिंसिपल को ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, ट्रांसलेट नहीं करवा रहा, माफ़ कीजिए, ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ साइंस प्रैक्टिकल्स में, जिसमें एक नेविगेटर के तौर पर ब्लाइंड चाइल्ड कन्वे करेगा अपने साइटेड कंपेनियन को, और वो जहाँ तक हो सके सुपरविजन में एग्जामिनर के एक्सपेरिमेंट को के जो डायरेक्शंस हैं ब्लाइंड स्टूडेंट के, उसे कैरी आउट करता जाएगा। तो इसका मतलब विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चे भी कहीं भी पीछे नहीं है। देखा जाए तो उनके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और इतनी डेवलपमेंट्स, इतनी अडेप्टेशंस उन विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए हो चुकी हैं और इस सब प्रोसेस में चल भी रहा है कि जैसे ये साइंटिफिक वर्ल्ड है तो और इतने सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए जा रहे हैं और डेवलपमेंट करी जा रही है कि ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना रहे और वो किसी से भी पीछे ना रहे। कविता, आज साइंस का युग है, निश्चित रूप से देखने में आ रहा है बाहर के देशों में लो विज़न वाले ड्राइविंग कर रहे हैं और दे आर नोन एज कि ज़्यादा सेफ ड्राइवर्स हैं। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जरूर आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके कैपेबिलिटीज़ और उनके पोटेंशियल पे विश्वास रखें और जो विज़न लॉस का जो क्षतिपूरक के रूप में जो हम अडेप्टेशंस कर सकते हैं, जो मित्तल साहब ने बात की और आप भी बात कर रहे हो, उसको अगर हम अवेलेबल करा देंगे तो नेविगेटर्स में मैनी टाइम्स इट इज़ हैपनिंग कि डायरेक्शंस हम साइटेड नहीं बता पाते, कहाँ जाना है, कैसे टर्न करना है, कौन सी बिल्डिंग होगी। ये ब्लाइंड से पूछिए, क्या टू द पॉइंट वो आपको आंसर देते हैं। तो साइंस के प्रैक्टिकल्स हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल्स हो, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम एनीवेयर एंड फॉर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट they have proved to do better than anybody else. So I believe evaluation में हमें adaptations की आवश्यकता है और they can participate in all the activities, academic as well as evaluation के examination और एब्सोल्युटली पोटेंशियल बहुत है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स में, इसमें कोई शक नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए एज टीचर्स टू कैरी आउट ऑब्जेक्टिव, बैलेंस्ड, ऑथेंटिक इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट पोटेंशियल द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड हैज़, so that the correct picture emerges. केवल हम ये नहीं कहते कि विजुअली इम्पेयर्ड है तो केवल विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण ही उसमें बहुत पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या है, कितना डेवलप हुआ है, वो सामने आएगा जब हमारे टीचर्स सही तौर से इवैल्यूएशन करेंगे। आजकल इवैल्यूएशन तो हमने साइंस की बात की, एक वक्त था मैथमेटिक्स में जब हम शुरू में पढ़ाया करते थे तो हम कहते थे बोर्ड अथॉरिटीज़ के पास जाते थे कि ब्लाइंड बच्चों को एग्जेम्प्ट कर दीजिए ज्योमेट्री से, एल्जेब्रा से, केवल अरिथमेटिक उनके लिए रखा जाए क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्री और एल्जेब्रा करना। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, नया नया इक्विपमेंट इंडिया में भी बन रहा है, ज्योमेट्री किट्स बन गई हैं जिसकी मदद से ब्लाइंड बच्चों को ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स कन्वे किए जा सकते हैं। तो ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बताने के लिए अपने सारे व्यूअर्स को कि आप जब मैथमेटिक्स की भी बात करें तब भी ये पता करने की कोशिश करें कि क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ, जिससे कि ज्योमेट्री भी बच्चे सीख सकते हैं और उस नॉलेज की बेसिस पर बोर्ड के एग्जामिनेशन में और अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस में भी अपना अचीवमेंट ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट में भी शो कर सकते हैं। आजकल जैसे डॉक्टर सुषमा शर्मा ने कहा है, बहुत पोटेंशियल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों का सामने आ रहा है, यूथ का भी सामने आ रहा है। केवल एक एग्जाम्पल, क्योंकि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में एक विजुअली इम्पेयर्ड लेडी है जिसने मद्रास के IIT से डॉक्टरेट की है मैथमेटिक्स में, विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी, और अब वो मैथमेटिक्स की लेक्चरर है मद्रास के एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट में। व्हाट डज दैट पॉइंट टू? इट ओनली पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट वी हैव टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट अपॉर्चुनिटीज, वी हैव टू इवैल्यूएट ऑल्सो हाउ वेल आवर चिल्ड्रन आर डूइंग, एंड देन probably after that sky is the limit. सर, जैसे ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस और विद एग्जांपल्स इन रिस्पेक्ट टू वेरियस सब्जेक्ट्स हमारे व्यूअर्स को दी, तो जिसमें हमने देखा कि प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, और इसके साथ
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के साथ हमें ये पता है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बस बात ये है कि हमें उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करना है रादर देन फोकसिंग ऑन टू द वीकनेसेस, और उनसे उनकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए हमें उनकी लाइफ को इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बनाना है. और बाकी बच्चों की तरह जो भी, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल बच्चे हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, वो लाइफ ऐसे स्पेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा है मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल विद द प्रोवाइडिंग ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू देम. थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर गिविंग सो गुड इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स. ये हमारे एक्सपर्ट ने इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को आज के टॉपिक के रिस्पेक्ट में. That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much. Thank you. Thank you.